इलेक्ट्रोमैटिक थ्योरी 1 चैप्टर 3 है, स्पेशल टेक्निक्स, और टॉपिक है 3.2 द मेथड ऑफ इमेज। टॉपिक रिलेटिवली स्मॉल है, और हमने जो यूनिकनेस थ्योरम पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो उसके आप यूज यहाँ पे देखेंगे, उसका एसेंस यहाँ पे देखेंगे। वो आप देखेंगे कि किस तरह आपको यूनिकनेस थ्योरम हेल्प आउट करता है कि आपका जो ट्रिक है, आप किसी तरीके से भी पोटेंशियल फाइंड कर लें तो आपको यूनिकनेस थ्योरम गारंटी देता है कि आपने पोटेंशियल फाइंड किया है वो सही है। और बुक हम यूज़ कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय डीजे ग्रिफिथ्स, और एडिशन है थर्ड। द मेथड ऑफ इमेजेस, और केस हमारे पास ये है, ये कि हमारे पास प्रॉब्लम है एक, कि एक ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन प्लेन है जो पड़ा हुआ है Z0 पे, एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है, और इसको हमने किया हुआ है ग्राउंड, और ये कंडक्टिंग प्लेन है। इसके डी डिस्टेंस पे, जो कि हमारे पास ये है, ये डिस्टेंस है जी एक्सिस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डी डिस्टेंस। इस डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ एक चार्ज, और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऊपर वाले रीजन में, जो रीजन बनता है Z ग्रेटर देन 0, इस रीजन में हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा। तो अगेन हमारे पास एक्स वाई प्लेन में एक कंडक्टिंग प्लेन है, और वो किया हुआ है ग्राउंड। इससे डी डिस्टेंस अबव जेड एक्सिस पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, पॉजिटिव चार्ज है ये। और क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि अबव जेड एक्सिस, पॉजिटिव इन पॉजिटिव जेड एक्सिस, जो रीजन है पॉजिटिव जेड एक्सिस का, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा अबव द प्लेन। तो इसका आंसर देना कंपेरेटिवली मुश्किल है, आसानी से ये आंसर नहीं दिया जा सकता। ये हमारे पास पोटेंशियल इस तरह से नहीं है कि आप ये डी डिस्टेंस लें और 1 ओवर कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आए हमारे पास क्यू ओवर डी। ये इस तरह नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास चार्ज है ऊपर, ये कंडक्टिंग प्लेन पे चार्ज इंड्यूस करेगा, तो इंडक्शन की वजह से वो इंड्यूस चार्ज भी होगा। तो हमारे पास ये पोटेंशियल इस तरह सिंपल नहीं होगा इस केस में। और जो इंड्यूस चार्ज है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें नहीं पता, वी डोंट नो द इंड्यूस चार्ज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमें पूरी उसकी ना सिर्फ चार्ज इंड्यूस पता हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी पता हो, फिर जाके हम पोटेंशियल बता सकते हैं। लेकिन जब आपके पास प्लेन कंडक्टिंग होता है तो आपके पास किस तरह से उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ हुआ है, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता। सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। ये प्रॉब्लम जो मैंने अभी डिफाइन की कि एक कंडक्टिव प्लेन है जो ग्राउंडेड है, उसके ऊपर रखा हुआ है चार्ज डी डिस्टेंस पे, वहाँ पे उस रीजन में हमने बताना है पोटेंशियल। ये प्रॉब्लम है मैथमेटिकली, सिर्फ हमने कि पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व करना है इन द रीजन z ग्रेटर देन 0। और बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, पहली बाउंड्री कंडीशन है कि पोटेंशियल 0 होना चाहिए Z0 प्लेन 0 पे, कि आप एक्स वाई प्लेन पे जब चल रहे हैं तो आपके पास, क्योंकि प्लेट ग्राउंडेड है, तो पोटेंशियल 0 मिले आपको। पहली बाउंड्री कंडीशन ये है। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो हमें इसकी पोटेंशियल की ऐसे पता चलती है कि पोटेंशियल डाई डाउन करता है इनवर्स ऑफ 1/r, इनवर्स ऑफ आर। तो जैसे आप इन्फिनिटी को अप्रोच करें, कि दूर से आप अगर इस पोटेंशियल को देखें, बहुत दूर से, ये आर है बेसिकली, अगर आर का फॉर्म याद हो तो r² इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस g²। तो ये आप इसको जब देख रहे हैं, वो बहुत दूर से अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये आपको पोटेंशियल डाई डाउन होता नजर आए ये। तो हमारे पास दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो फिजिकल नीड है वो ये होनी चाहिए कि एट इन्फिनिटी आपके पास पोटेंशियल 0 नजर आए। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन है, पॉइसन इक्वेशन है, क्योंकि जो रीजन है हमारे पास वहाँ पे चार्ज है। तो पॉइसन इक्वेशन को मैथमेटिकली प्रॉब्लम ये है कि पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व करना है इन द रीजन z ग्रेटर देन 0, और वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए इसे। तो हम ये करते हैं कि इस एक पूरी प्रॉब्लम को रिप्लेस कर देते हैं एक इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन से, और वो सिचुएशन ये है कि हम ये ओरिजिनल प्रॉब्लम को भूल जाएं। तो हमने ये प्रपोज ये किया है
कि एक सिचुएशन ये है कि आपके पास ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे वैसे ही चार्ज पड़ा हुआ है, और हमने एक चार्ज रख दिया है जो डी डिस्टेंस नेगेटिव जेड एक्सिस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो माइनस क्यू चार्ज मैंने रख दिया ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे नेगेटिव जेड की तरफ, और ये जो चार्ज है डी डिस्टेंस पे ऊपर, ये वैसे पड़ा हुआ है। तो मैंने ओरिजिनल प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म किया, प्रपोज ये किया। अब किया क्यों हमने, कि यूनिकनेस थ्योरम हमें कहता है कि अगर आप किसी तरह से भी कोई ट्रिक यूज करें, कोई भी क्लेवर मेथड यूज करें, आप अगर एक पोटेंशियल प्रपोज करते हैं और वो पोटेंशियल जो है पॉइजन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और जो बाउंड्री कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करता है, तो आपके पास जो पोटेंशियल होगा वो करेक्ट होगा, वो बिल्कुल सही होगा। तो हम एक ट्रिक यूज कर रहे हैं कि हम एक्चुअल सिचुएशन को बिल्कुल भूल जाते हैं, और हम प्लेस कर देते हैं माइनस डी पे। यहाँ पे माइनस डी पे एक नई सिचुएशन हमने बनाई है, माइनस डी पे हमने प्लेस कर दिया माइनस क्यू। और अब ये देखना होगा जैसे ये तस्वीर में दिखाया गया है, अब अगर ये जो सिचुएशन है ये वही पॉइजन इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करती है, और जो हमारी दो बाउंड्री कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है इसका पोटेंशियल, तो हमारा पोटेंशियल यही होगा जो एक्चुअल प्रॉब्लम का है। तो देखते हैं इसका पोटेंशियल क्या है। हमारे पास चार्ज सिर्फ दो हैं, तो आप किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे तो क्यू, उसके क्यू से उसका डिस्टेंस, ये हमारे पास है चार्ज, और कहीं भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल देखते हैं लेट से यहाँ पे, तो आपके पास 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा क्यू, और वहाँ तक का ये डिस्टेंस ओरिजिन से आर होगा। और हम दूसरा हमारे पास है चार्ज माइनस क्यू, और माइनस क्यू के लिए पोटेंशियल देखेंगे तो ये माइनस नेगेटिव के लिए, और आप किसी पॉइंट पे लेट से यहीं पे पोटेंशियल देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास आर होगा। और आर मैंने लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू जेड प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये मेरा पोटेंशियल है जो मैंने सिमिलर प्रॉब्लम से कैलकुलेट किया है। तो अब देखना ये है कि क्या ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो हम अप्लाई करके देख लेते हैं। लेट से हम अप्लाई करते हैं, जेड प्लेन पे आते हैं और जेड जीरो पुट करते हैं, तो जेड जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये जेड जीरो होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और दोनों बिल्कुल सिमिलर टर्म है नेगेटिव के साथ, तो दोनों हो जाएंगी कैंसिल, हमें मिलेगा पोटेंशियल एग्जैक्टली जीरो। तो पहली बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखते हैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन। हाँ, अगर मैं यहाँ पे z मच ग्रेटर देन ये पुट कर दूँ, ये टर्म बहुत ग्रेटर हो d से, तो z d अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगा, ये भी d अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों सिमिलर टर्म, और ये अप्रोच करेगी आपका पोटेंशियल इस कंडीशन के अंडर ज़ीरो को। तो ये देखिए हमारे पास पॉइजन इक्वेशन को भी, हम सिर्फ रीजन किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वाले रीजन की। तो ऊपर वाले रीजन में पहले जो चार्ज पड़ा हुआ था एग्जैक्टली वही चार्ज अब पड़ा हुआ है, जो पहले चार्ज पड़ा हुआ था ऊपर वाले रीजन में, उधर अभी सिमिलर चार्ज पड़ा हुआ है। एक पॉइजन इक्वेशन को भी हमारा ये जो प्रपोज सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई करता है, और दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है उनको भी सेटिस्फाई करता है। तो ये जो पोटेंशियल है ये बिल्कुल सेम होगा जो कि असल में ये एक्चुअल प्रॉब्लम का था। तो मेथड ऑफ इमेजेस में हम करते क्या है कि हमारे पास एक कोई चार्ज करीब पड़ा होगा किसी कंडक्टिंग प्लेन के, तो हम उस सिचुएशन को एक दूसरी सिचुएशन से हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और अ, अगर जो दूसरी सिचुएशन है हमारे पास वो पॉइजन इक्वेशन को गिवन रीजन में जहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, हमने नीचे पोटेंशियल नहीं फाइंड करना, हमने सिर्फ जेड से अबव पोटेंशियल फाइंड करना है। अगर जेड का नीचे का भी रीजन लोगे तो वो पॉइजन इक्वेशन हमारी वो नहीं होगी जो पहले सिचुएशन में थी। तो हमने सिर्फ ऊपर वाला रीजन में सोल्यूशन फाइंड करना था, पोटेंशियल फाइंड करना था, तो ऊपर वाले रीजन में पॉजिटिव इक्वेशन वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जो दो बाउंड्री कंडीशन ओरिजिनल केस की हैं वो दोनों बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फिर आपका जो पोटेंशियल होगा वो वही जो इस प्रॉब्लम से इमेज इमेज सिचुएशन से आप कैलकुलेट करोगे, यही पोटेंशियल असल में एक्चुअल सिचुएशन का होगा जो कि कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर चार्ज रखा हुआ था। तो ये कमाल है यूनिकनेस थ्योरम का। अगर आप यूनिकनेस थ्योरम के बगैर अगर इस तरह का सोल्यूशन प्रपोज करते तो आप पे कोई यकीन ना करता कि ये पोटेंशियल सही है।
तो यूनिकनेस थ्योरम आपको इस चीज़ की गारंटी देता है कि गिवन रीजन में अगर पॉइजन इक्वेशंस आपके पास है, ये पोटेंशियल सेटिस्फाई करता है और बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आपका सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि असल में ओरिजिनल प्रॉब्लम की थी। तो अगेन याद रहे कि ये हम अपर रीजन की बात करें, लोअर रीजन को इंक्लूड नहीं करना पोटेंशियल के लिए। जब आपके पास पोटेंशियल आ गया तो अब आप इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज फाइंड करना आसान काम है। और कैसे है कि हम पोटेंशियल जानते हैं और कंप्यूट कर सकते हैं सिग्मा को। सेकंड चैप्टर में हमने जब बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन डिस्कस की थी, तो उस वक्त हमने ये एक्सप्रेशन देखा था कि अगर आप सिर्फ नॉर्मल के एग्जैक्टली ऊपर पोटेंशियल का नॉर्मल डेरिवेटिव ले लेते हैं, उसको नेगेटिव एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल क्या है प्लेन पे, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रा करो, एक्स वाई प्लेन लेफ्ट से ये है, एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पे आपके पास जो नॉर्मल होगा वो ये है, ठीक है, अलोंग जेड। तो जेड हमारा नॉर्मल है इस केस में। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लेना है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू जेड, और उसकी वैल्यू पुट करनी है जेड की इक्वल टू जीरो डेरिवेटिव लेने के बाद, और हमारे से एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो डेरिवेटिव लेना है बस अब हमने, ये सिंपल कैलकुलस प्रॉब्लम है। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो आप देखेंगे इसके ऊपर पावर लगेगा। ये हमारे पास, मैंने इसको पहले पावर में लिख लिया, -1/2, अभी डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया। और ये भी हमारे पास है -1/2, -1/2। तो आप अब डेरिवेटिव अप्लाई करें और इसको देखें कि किस तरह से ये प्रॉब्लम जो है आपके पास कम आपको ये एक्सप्रेशन चार डेंसिटी देता है। तो ये रहा डेरिवेटिव, तो -1/2 पावर के साथ, पावर में से एक माइनस, और माइनस की वजह से -3/2 हो जाएगा ये। और इधर भी पावर, और ये पावर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और पावर में से एक माइनस, ये -3/2 हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में चलेगी ये टर्म। और बेस का डेरिवेटिव लोगे तो बेस का डेरिवेटिव आपके पास ये है, अगेन पावर रूल लगेगा, z-2 है, ये 2 पावर आ गई, z-d पावर में से एक माइनस कम, और बेस का डेरिवेटिव लोगे तो 1 आ जाएगा। इस केस में भी यही है कि पावर रूल लगेगा, 2 नीचे आ गया, और पावर में से z+d पावर में से एक -1, और बेस का डेरिवेटिव सिर्फ 1 आ जाएगा। तो 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद सिर्फ आपने z=0 पुट करना है, z=0 पुट करेंगे तो ये z0 हो जाएगा, ये भी z0 हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगी, तो दोनों टर्म आपके पास सेम बन जाएंगी, एग्जैक्टली सेम बन जाएगी दोनों टर्म हमारे पास z0 पुट करने के बाद। ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, -d की पावर स्क्वायर स्क्वायर ये d स्क्वायर कर देगा, और ये भी d स्क्वायर हो जाएगी। एग्जैक्टली दोनों टर्म्स हमारे पास सेम बन जाएगी z0 पुट करने के बाद। तो -ε0 से मैंने मल्टीप्लाई किया z0 पुट करने के बाद, तो आपके पास आ जाएगी ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी, जो कि दो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है, एक्स वाई पे, क्योंकि हमारे पास जो प्लेन है वो एक्स वाई पे है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि अगर आप जो अब आप पुट करें x=0 और y=0, तो आपको चार्ज डेंसिटी ग्रेटर मिलेगी इन पॉइंट्स पे जब आप ओरिजिन पे होंगे। अब बात करते हैं टोटल चार्ज जो इंड्यूस हुआ है वो हम फाइंड कर लें। वो बेसिकली हमने एक्स वाई प्लेन पे इंटीग्रल लेना होगा सिग्मा का। तो एक्स वाई प्लेन पे अगर हम इंटीग्रेट कर लें सिग्मा को टोटल एक्स वाई प्लेन पे, तो हमारे पास आ जाएगा चार्ज इंड्यूस ऑन द कंडक्टिंग ग्राउंडेड प्लेट। तो ये कैलकुलेशन करना पोलर कोऑर्डिनेट्स में बहुत आसान है कि आप इसको अज्यूम कर लें कि हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन है वो है यूं, ये है एक्स वाई प्लेन को मैंने इस तरह सपोज कर लिया। और अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें एक्स वाई में, तो ये आपको यू नज़र आता। तो ये रहा हमारे पास एक्स, ये रहा वाई, और अगर आप बात करें इसकी कोऑर्डिनेट्स जो हमने प्रपोज किए हैं अभी, वो बनेंगे ये
तो ये बनेगा हमारे पास, ये होगा आर, और ये रहा आर, और ये रहा हमारा एक्स के साथ फाई। तो ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें हम कंप्यूट करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। इधर से आप एक चीज़ वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि आप जो डी ए लेंगे वो डी ए एक्स वाई प्लेन में होगा, डी ए ये होगा यहाँ पे, ठीक। और अगर आप इसके डी फाई की बात करें तो वो एक लेंथ होगी हमारे पास आर, डी फाई होगी एक साइड इस एरिया की, और दूसरी एरिया की बेसिकली हमारे पास ये डी ए है हमारे पास, और ये डी है, एक साइड इसकी है डी आर, और दूसरी साइड है इसकी आर डी फाई। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डी आ जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास डी ए ये होता है। तो अब आप वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर वैसे का वैसे है। और अब हमने सिर्फ इसको करना है इंटीग्रेट। तो एक हमारे पास है एंगल, वो जो फाई है वो ये इंटीग्रेट होगा 0 से लेके 2 पाई तक। और दूसरा है हमारे पास आर जो इंटीग्रेट होगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो पूरा हमारे पास एक्स वाई प्लेन है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें। तो 0 से 2 पाई, 0 से पाई। तो यहाँ पे आप देखें इस टर्म में कहीं भी हमारे पास फाई नज़र नहीं आ रहा, तो इंटीग्रेशन फाई के लिए बहुत सिंपल हो जाएगी, वो बन जाएगी सिर्फ 2 पाई। तो वो मैंने जो कांस्टेंट टर्म थी उसको अगर आप बाहर ले आए तो ये हमारे पास आ गया एक 2 पाई, ये इस इंटीग्रेशन से, और नीचे हमारे पास 2 पाई ऑलरेडी था, और मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है इस टर्म से और डिवाइड किया है। तो मैंने 2 मल्टीप्लाई करके ये 2 आर स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, ये 2 साथ आ गया। तो अब देखें कि हमारे पास ये जो पूरी टर्म है, ये वाली, ये टर्म, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो इस टर्म का जो बेस का आएगा 2 आर आएगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, और एक टर्म है जिसका डेरिवेटिव साथ है और उसकी पावर पावर में लिखी हुई है वो टर्म। तो इस पे लगेगा पावर रूल, और ये हमारे पास जो सात टर्म है ये क्यू डी वाली लिख दी मैंने, मल्टीप्लाई कर दी, ये इंटीग्रेशन से बाहर है। तो अब पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगाने के बाद आप सिंपली ये पावर है -3/2, इसमें आप एक ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये बन जाएगा -1/2, इस वजह से आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रही है, और बाकी आपके पास टर्म एक कैंसिल हो जाएगी 1/2। अब आप पुट कर दें इसमें लिमिट्स, तो लिमिट्स पुट करने के बाद आप देखेंगे जो इंड्यूस चार्ज है एग्जैक्टली -q है। तो पूरे प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, कंडक्टिंग प्लेन पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो उतना ही हुआ है जितना पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इसकी पोलैरिटी रिवर्स है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह मेथड ऑफ इमेजेस ने हमें पोटेंशियल दिया, और पोटेंशियल से हमने चार्ज भी फाइंड कर लिया। अब बात करें फोर्स एंड एनर्जी की। तो चार्ज Q को जो प्लेन है वो अट्रैक्ट करेगा, जो उसके ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास। अगर आप दोबारा ये इमेज देखें, ये इमेज है, तो इसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, अब हमें पता चल गया है, तो ये जो प्लेन है इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन होगी। तो अब जो प्लेन इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हम जानना चाहते हैं। तो पोटेंशियल मैंने देखा इन द वेसिनिटी ऑफ क्यू इज द सेम एज ओरिजिनल एनालॉग प्रॉब्लम। तो जो हमारे पास पोटेंशियल हम पहले कह चुके हैं, बता चुके हैं कि यूनिकनेस थ्योरम ने इस चीज़ की गारंटी दी कि जो हमारे पास एनालॉग प्रॉब्लम है जिसमें दो चार्जेस पड़े थे, एक प्लस क्यू डी पे और एक माइनस डी पे, माइनस क्यू चार्ज, उसमें जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम है जो ओरिजिनल प्रॉब्लम में था, जिसमें कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ था। अगर आप सिर्फ बात करें हाफ रीजन की, जो कि z ग्रेटर देन 0 है। तो जब आपके पास पोटेंशियल सेम तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, और जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो आपके पास फोर्स सेम होगी, क्योंकि F इजिकल टू क्यू ही है। तो ये भी रही आपके पास फोर्स। अगर आप उसी एनालॉग प्रॉब्लम से इस फोर्स को फाइंड कर लें तो आपके पास फोर्स सेम होगी। मैं आपको अगर शो करूं तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये है प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे,
और ये है माइनस क्यू चार्ज, ये है माइनस डी यहाँ से यहाँ, और ये डिस्टेंस है डी। तो आप देख लें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता है 2d, ये 2d आ गया। और क्यू स्क्वायर तो क्योंकि चार दोनों सेम है, तो ये Q1 Q2 दोनों सेम है, तो वो ये साथ आपके पास क्यू स्क्वायर आ गया। और अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो इस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। तो इसमें अगर मैं फोर्स दिखाना चाहूँ आपको, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। तो ये हमने फोर्स फाइंड कर ली, वो भी एक। तो हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड कर ली, हमने इमेजेस, मेथड ऑफ इमेजेस ने जो हमें पोटेंशियल दिया था, उससे हमने इंड्यूस चार्ज डेंसिटी फाइंड कर ली, हमने उससे इंड्यूस चार्ज फाइंड कर लिया, हमने उससे फोर्स फाइंड कर ली जो कंडक्टिंग प्लेन चार्ज क्यू पे अप्लाई कर रहा है। एनर्जी, लेकिन हमारे पास ये केस है कि एनर्जी सेम नहीं होगी। अच्छा, वो क्यों सेम नहीं होगी? अगर मैं पहले बात करूं कि हमारे पास जो 2 पॉइंट चार्जेस वाली सिचुएशन थी जिसमें नो कोई कंडक्टर नहीं था, उसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो ये है -1/4 पाई क्यू स्क्वायर ओवर 2d। अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि दो चार्जेस के दरम्यान में डिस्टेंस 2d है, और दोनों चार्जेस सेम है, लेकिन नेगेटिव, एक नेगेटिव है। लेकिन अगर आप सिंगल चार्ज की बात करें और कंडक्टिंग प्लेन पढ़ा हो, तो फिर ये नहीं है सिचुएशन। उसमें हमारे पास है -1/4 पाई क्यू स्क्वायर ओवर 4d। ये एग्जैक्टली हाफ है इस वर्क डन का, जो ये वर्क डन है या एनर्जी है, इसका एग्जैक्टली ये टर्म हाफ है। अब इसकी क्या वजह है? अगर एक हिंट आपको यहाँ से मिल जाएगा कि इस केस में आप दोनों रीजन को कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करें, कि जेड से अब ऊपर वाला रीजन था और जेड से जो नीचे वाला रीजन था, आप दोनों की कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। लेकिन इस केस में जब आपके पास कंडक्टिंग प्लेन पड़ा हुआ है, हम सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं अपर प्लेन की। तो इस वजह से आपके पास सिचुएशन सिमेट्रिक है, इस वजह से आपके पास हाफ ज़्यादा आ रही है। तो वजह क्या है, हाफ हाफ किस वजह से? ये पहले तो बात यह है कि अगर आप लेके आते हैं, अगर आपका प्लेन कंडक्टिंग है, यहाँ पे आपके पास कंडक्टिंग प्लेन रखा हुआ है, वो ये ग्राउंडेड है, ये पॉइंट ज़रूरी है इसमें कि ये है हमारे पास है ग्राउंडेड। तो जब आप इन्फिनिट से चार्ज लेके आएंगे और प्लेस करेंगे यहाँ पे, जो कि इसका पॉइंट था +d, तो इसको इतना इससे इन इस प्लेट की वजह से जो इसके ऊपर इंड्यूस चार्ज हो रहा है उसकी वजह से इतना वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास इसके जो अपोज कर रहा था चार्ज, वो था हमारे पास नेगेटिव। और जब इसकी वजह से नेगेटिव जो इंडक्शन हुई थी वो फ्लो कर जाता है ग्राउंड की तरफ। सॉरी, जो इसकी इंडक्शन की वजह से जो रिपल्जन थी जिस चार्ज पे, वो था पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा ग्राउंड पे, और जबकि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पे रह जाएगा। तो इस वजह से इतनी आपकी प्लेन के अगेंस्ट इसको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी आप अल्टरनेट सिचुएशन देखें, जिसमें हमारे पास +q था चार्ज, ठीक है, और -q, दोनों चार्जेस को जब आप असेंबल करेंगे तो आपको डबल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कॉस्टेटिकली इन्फिनिटी से लाके आपको यहाँ पे प्लेस करने के लिए। तो इस वजह से आपको हाफ। और दूसरा एक क्रियाकार आप ये देख सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, ये इस एक्सप्रेशन के मुताबिक जो मैंने अभी एग्जांपल दी, वो ना हम एक जो दो पर्सपेक्टिव देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली एनर्जी स्टोर होती कहाँ है, चार्ज में होती है या फील्ड में। तो अभी तक हमने जो कमेंट किया था वो चार्ज का था। और अगर आप सिर्फ फील्ड की बात करें कि एनर्जी स्टोर होती है फील्ड में, तो आप इससे भी देख सकते हैं कि अगर आप दो प्लेन में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम, तो अब अगर आप दोनों की कंट्रीब्यूशन ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपके पास एनर्जी डबल आ जाएगी। लेकिन हमने कंट्रीब्यूशन किसकी लेनी है? सिर्फ ऊपर वाली जेड से अबव की। अब अगर आप सिर्फ एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं कि हाँ जो मैंने आपको एक्सप्रेशन दिखाया वो सही है नहीं सही, तो हमने जो फोर्स फाइंड की है, ये फोर्स फाइंड की है हमने, इसको आप यूज़ करके आराम से एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा कि हम मैं अगर चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के वहाँ पे प्लेस करता हूँ जहाँ पे वो मौजूद है, यानी कि +d पे, तो मुझे रास्ते में जितनी भी फोर्सेस आएंगी उसका dl के साथ इंटीग्रेट करना होगा उसे।
तो ये यहाँ तक प्लेस करने में एफ डॉट डी एल इस पाथ के लॉन्ग मुझे एवेलुएट करना होगा। तो मैं ये करता हूँ कि मेरे पास ये है कंडक्टिंग प्लेन और यहाँ पे रखना है मैंने प्लस क्यू चार्ज। तो मैं सिर्फ पाथ लेता हूँ अलोंग जी। तो मैं अलोंग जी मैं इन्फिनिटी से उठा के चार्ज को प्लेस करता हूँ यहाँ पे लेंथ अलोंग जी। तो मेरे पास इससे कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएंगी क्योंकि डीएल कन्वर्ट हो जाएगा डीजी में। तो ये डीएल कन्वर्ट हो गया डीजी में। बाकी सिर्फ जो एफ सेट की मैंने वैल्यू पुट की यहाँ पे। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पावर रूल लग गया क्योंकि सिर्फ इंटीग्रेशन है वन ओवर जी स्क्वायर पे। वन ओवर जी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी माइनस वन ओवर जी। आप यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे, लिमिट्स पुट करने के बाद आपको नज़र आएगा जो वर्क डन एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको बताया, माइनस वन ओवर फोर पे एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ओवर फोर डी। तो इस चीज़ में आपने वो एक इसकी जो सिमिलैरिटी है दोनों सिचुएशन में वो यहीं तक ही है कि आपने पोटेंशियल जो हमने बताया है वो असल में जेड से अबव रीजन का है। तो पोटेंशियल सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, आपके पास फोर्स सेम होगी, लेकिन एनर्जी जो दोनों प्रॉब्लम की है वो सेम नहीं होगी। जो हमारे पास एनालॉग प्रॉब्लम है और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी। तो क्या सिर्फ हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है जिसमें हमारे पास इमेज प्रॉब्लम ये वर्क करता है? नहीं। तो इसकी जनरलाइजेशन ये है कि एनी स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नियर ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन कैन बी ट्रीटेड इन द सेम वे बाय इंट्रोड्यूसिंग इट्स मिरर इमेज। तो आपके पास अगर एक कंडक्टिंग प्लेन है और उसके एक साइड पे आपके पास पड़ा हुआ है चार्ज पड़ा हुआ है, तो उसका मिरर इमेज आप इंट्रोड्यूस करके, जिस तरह हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मिरर इमेज इंट्रोड्यूस किया हमने इस तरह से कि एक प्लस क्यू था यहाँ पे और इसका एग्जैक्टली हमने इमेज ले लिया, इससे यहाँ तक का डिस्टेंस था, इसका एग्जैक्टली मैंने इमेज लिया कि यह माइनस डी पे प्लेस कर दिया माइनस क्यू चार्ज ताकि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई रहे। तो कंडक्टिंग प्लेन हो आपके पास, एक साइड पे आपके पास पड़ा हो चार्ज, तो आप एग्जैक्टली उसकी दूसरी साइड पे मिरर इमेज इंट्रोड्यूस करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये किसी तरह का भी कंडक्टिंग प्लेन हो ये मेथड वर्क करेगा, लेकिन एक लिमिटेशन ये है कि आपने जो मिरर इमेज चार्ज है वो उस रीजन में प्लेस नहीं करना जहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, अदरवाइज पॉइजन इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। जिस तरह के इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये है आपके पास लेट्स से कंडक्टिंग प्लेन है और यहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया हुआ था प्लस क्यू, ठीक है। और आपने जो पोटेंशियल फाइंड करना है वो इस रीजन में फाइंड करना है। तो इस रीजन में आपने इमेज चार्ज प्रोड्यूस नहीं करना, जो मैंने माइनस क्यू प्रोड्यूस इंट्रोड्यूस किया था प्रॉब्लम में, वो इमेज चार्ज था, वो मैंने यहाँ पे जितने चाहूँ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जितने चाहूँ इमेज चार्जेस रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने पोटेंशियल नहीं बताना। पोटेंशियल अगर चाहे जिस रीजन में मैंने बताना है वहाँ पे आपने इमेज चार्जेस प्लेस नहीं करने, अदरवाइज वो पॉइसन इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही इमेज प्रॉब्लम। और आप ये इसकी एग्जांपल देखें जो इसकी कंडक्टिंग प्लेन जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसके साथ चार्ज रखा हुआ है, तो उसमें देखें आपके पास ये किस तरह से उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया और फोर्स फाइंड की है।